वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महारत क्लासेस। महारत क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। तो जैसा कि आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सिविक्स। ठीक है, सिविक्स जो हमारा पेपर होगा वह पेपर 2 के लिए होगा। ठीक है, हमारे सीटेट में सेकेंड पेपर के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बनने जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। इसमें आज हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा सिविक्स शॉर्टकट में आपको कैसे समझा दिया जाए। अगर पूरा कंप्लीट हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो इसका सेकंड पार्ट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमें ध्यान में रखना है कि सिविक्स में एक ऐसा वर्ड हमें पढ़ना है, पढ़ाना है, जिसको बोलते हैं क्या, अनेकता में क्या है ये, एकता। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि अनेकता में एकता है क्या, कि भारत की सबसे बेहतरीन खासियत है, सबसे अच्छी, सबसे बड़ी विशेषता है क्या, क्योंकि यहां पर डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, फिर भी सब में क्या है, सिमिलैरिटी है। और ये सिमिलैरिटी क्या है ये देखना है हमें। क्या देखना है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंसेस क्या है। तो डिफरेंसेस है भाषा में, बोली में, है ना, जाति में, धर्म में, लिंग में, है ना, समुदाय, स्थान इत्यादि। यानी भारत में आप जो भी चीज आप देखते हैं ये डिफरेंसेस है। किसके बीच? तो लोगों के बीच। क्योंकि यहां पर भारत एक ऐसा देश है, विश्व का इकलौता ऐसा देश है जहां पर भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न बोली, भिन्न भिन्न प्लेस वाले लोग एक साथ इकट्ठे रहते हैं और खुद को क्या बोलते हैं, तो खुद को भारतीय बोलते हैं। और यही इंडियन वर्ड जो है हमारे लिए क्या है, समानता का प्रतीक है। पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधता है। ठीक है, चाहे वह लद्दाख का ही कोई व्यक्ति क्यों ना हो, या फिर केरल का हो, या गुजरात का ही क्यों ना हो, या फिर अरुणाचल प्रदेश का हो। यानी भारत के सबसे 4 अलग अलग बिंदुओं को अगर हम देखते हैं तो इतनी विषमताओं के बाद भी अगर यहां समानताएं हैं तो ये एक अनोखी व्यवस्था है भारत की। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लद्दाख टॉपिक लेते हैं। लद्दाख के बारे में हम मोटा मोटी जानेंगे। ठीक है, क्या है, तो लद्दाख भारत का किस तरफ का एरिया है, तो ये देखेंगे, ये हमारा लद्दाख है, सबसे नॉर्थ पॉइंट है। अगर देखा जाए तो पहले जम्मू कश्मीर का पूर्वी जिला था। ठीक है, जिसमें ये हमारा ऑक्युपाई कश्मीर उधर चला जाता है, लेकिन लगभग पूरा का पूरा हमारा ये क्या है, लद्दाख है। अभी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा चीज क्या है, इसकी जो बनावट है वह हिमालय के वृष्टि छाया में पड़ता है। किस में पड़ता है, सॉरी वृद्धि लिखा गया, वृष्टि छाया। अब वृष्टि छाया मैंने पहले भी शायद बता रखा है, किसी वीडियो में आप देख लेंगे, उसमें होगा सिविक्स वाले वीडियो में, कि वृष्टि छाया कहता है कि भाई जहां बारिश हो रही है इस साइड, पहाड़ की इस साइड, और इधर बारिश नहीं हो रही है, तो यह हिस्सा वृष्टि छाया में पड़ता है। क्योंकि यह क्या है, तिब्बत के काफी नियरेस्ट है, इसके बाद तिब्बत ही है ना। और लद्दाख को क्या कहा जाता है, तो ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, और रेगिस्तान इसलिए क्योंकि यह एक निर्जन क्षेत्र है जहां वनस्पति कम है और जनसंख्या भी बहुत कम है। ठीक है, तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, उससे ज्यादा भी चला जाता है ठंड के दिनों में। ठीक है, बर्फ चारों तरफ रहती है। ठीक है, इसलिए इसको ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे कि लद्दाख में, क्योंकि आप देखते हैं कि सबसे पहले यहां पर ऐसा है कि एक रास्ता विकसित किया गया था, सिल्क रोड, कनिष्क द्वारा। तो इसके कारण इसका व्यापारिक दृष्टिकोण से काफी महत्व रहा है इतिहास में। क्यों? क्योंकि इस रास्ते से होते हुए व्यापारी आते थे और लद्दाख में अपने साथ मसाले,
दरिया इत्यादि लाते थे और बदले में यहां से जो क्या है शहतूत नामक ऊन यानी कि पश्मीना ऊन लेकर जाते थे। ठीक है, ये ध्यान में हमें रखना होगा। ठीक है, फिर कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे क्या है दर्रे हैं। दर्रे समझ में आता है क्या होता है दर्रा? तो दो पहाड़ के बीच का जो संकरा रास्ता होता है इसे ही क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। और इसी रास्ते से जो व्यापारी आया जाया करते थे। ठीक है, अब लद्दाख के बारे में थोड़ा जानेंगे कि लद्दाख में एक ला और दा दो शब्दों से बना है। ठीक है, ला मतलब होता है दर्रा और दाख मतलब होता है देश, यानी कि दर्राओं का जो देश है वह क्या कहलाता है? लद्दाख कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य पेशा है वह पशुपालन है, इसलिए यहाँ के खान पान में क्या रहेगा? तो मांस रहेगा, ठीक है, दूध रहेगा और पनीर रहेगा, यानी दूध से बने उत्पाद रहेंगे, मांस रहेंगे। ठीक है, अच्छा मांस क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर भेड़ बकरी को पाला जा रहा है। ठीक है, तो इससे भेड़ बकरी को पाला जा रहा है और इसी से मांस भी ये लोग तैयार करेंगे। और चूंकि याक है तो याक से दूध निकलेगा और दूध से पनीर निकलेगा। तो खान पान पे हम लोग चर्चा कर लिए, भौगोलिक स्थिति पे चर्चा हो गई है ना, क्या इस शॉर्टकट में इसकी विशेषताएं ये हो गई। क्योंकि लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है और चूंकि तिब्बत में एक ये ग्रंथ फेमस है बौद्धों का जिसको बोलते हैं केसर सागा, और केसर सागा भी लद्दाख में क्या है? केसर सागा भी हमारे लद्दाख में फेमस है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लद्दाख में एक बौद्ध मंदिर या बौद्ध मठ है। मठ या मंदिर, ठीक है, या फिर विहार। ठीक है, ये किस धर्म का है? तो बौद्धों का है। तो बौद्ध धर्म मठ, मंदिर और विहार, इसको क्या कहा जाता है? गंपोस कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, गंपोस या फिर गोम्पा कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है, गंपोस या गोम्पा कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा लद्दाख का कंडीशन। अब हम लोग बात करते हैं केरल के बारे में। तो केरल क्या कहता है केरल के बारे में? क्योंकि केरल हमारे भारत के किस हिस्से में है? तो दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट में हमारा केरला है। क्योंकि इधर समुद्र है, इधर से क्या पश्चिमी घाट की पर्वत है, इधर से पूर्वी घाट है, और यहाँ पर हमारा क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। तो नीलगिरी है, इसी में कौन सा दद्दा बेट्टा, अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ियां सारे इसमें है। यानी अगर भौगोलिक स्थिति की हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या है? हरियाली है, एक तरफ समुद्र है, यानी कि बहुत ही रमणीक प्लेस है। इसको क्या बोलते हैं? रमणीक प्लेस है, रमणीक स्थल। तो यहाँ पर इसकी खूबसूरती की वजह से यहाँ पर पर्यटक और व्यापारी, तो व्यापारी सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, यहाँ जो विश्व प्रसिद्ध है मसाले, उसके लिए यहाँ व्यापारी हमेशा आया करते थे। अब केरल में ही देखते हैं, सबसे पहले अरब यात्री कहाँ आया? केरल में। सबसे पहले ईसाई धर्म के प्रथम धर्मदूत संत थॉमस कहाँ आए? केरल में। सबसे पहले यूरोप वासी कौन? वास्को डी गामा कब आया? 1493 में। कहाँ आया? केरल में ही, कालीकट में आया। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हाँ एक और मुख्य व्यक्ति था इब्न बतूता। देखो इब्न बतूता जो है यह कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। जब यह भारत आया था तो इसने केरल की भी यात्रा की थी, और जब भारत आया था उस समय उत्तर में दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, और यही मोरक्को से आता है और एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम क्या है? तो एक प्रकार का यात्रा वृतांत है और इसका नाम है रेहला। अब इस रेहला में इसने क्या चर्चा किया कि यहाँ मुसलमान समुदाय की काफी इज्जत थी। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर खान पान के बारे में। क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान दें कि घरों के आंगन में क्या उगाते हैं? कसावा, कप्पा भी उगाते हैं, है ना, और नारियल की खेती अच्छी होती है, तो नारियल के तेल में खाना पकेंगे। दूसरा कि समुद्र तटीय इलाका है तो मत्स्य उत्पादन यहाँ होगा, तो मछली खाएंगे। तो यहाँ के खाद्य पदार्थों में मछली, चावल और सब्जी, ये तीन चीज मुख्य होगा।
और यहाँ के जो पुरुष होंगे ये सफेद और क्रीम कलर की क्या पहनेंगे, धोती पहनेंगे, ठीक है। और महिलाएं साड़ियां पहनेंगी, कॉमन सेंस वाली बात है। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ की भाषा क्या है। यहाँ की भाषा है मलयालम। क्या है, भाषा क्या है यहाँ का, मलयालम है। और नृत्य यहाँ पर जो हमारा नृत्य है क्या है, तो कथकली है। और जो मुख्य पर्व है उसका नाम क्या है, ओणम है। ध्यान में रखिएगा ये सब चीज, ठीक है। चलिए अब हम इससे अच्छा एक और चीज ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है कि यहाँ जो मछली जो पकड़ा जाता है उसके लिए एक जाल का प्रयोग होता है। इस जाल का नाम क्या है, चीना वाला। अच्छा, चीना वाला नाम क्यों पड़ा, तो ऐसा कहा गया है, मानता है लोग कि जो जाल है वह चीन में पाए जाने वाले जाल के समान है, इसलिए इसका नाम चीना वाला पड़ गया। और भोजन तलने के लिए जिस बर्तन का प्रयोग होता है इसका नाम क्या है, चीना चट्टी। बस नॉर्मल है, याद कर लेना है, ठीक है, चीना चट्टी। अब आते हैं हम लोग धर्म पर। यह हमारा केरल का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं धर्म। तो धर्म की अगर हम बात करते हैं तो संसार में कितने धर्म है, संसार में 8 धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में है भाई भाई, ये 4 में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर 2 बिहार से, क्या नाम है इसका, बौद्ध। फिर क्या नाम है, जैन। फिर एक पारसी जिसको बोलते हैं क्या, यहूदी, जिसमें आता है कौन कौन, टाटा, मिस्त्री, झुंझुन वाला, स्क्रू वाला, डब्बा वाला, टोपी वाला, यही सब नाम आप और भी मिलेंगे, ईरानी वगैरह सब इसी में है, ठीक है। चलिए, और एक है सनातन धर्म, ठीक है, सनातन धर्म। ये 8 धर्म है और इन 8 धर्मों को मानने वाले इकलौते भारत में निवास करते हैं, ठीक है। टोटल कहाँ निवास करते हैं, इंडिया में निवास करते हैं। एक ये भी हमारा क्या है, विशेषता भी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर 1600 से ज्यादा क्या है, भाषाएं बोली जाती है। भाषाएं कितनी, 1600 से अधिक। और नृत्य कितने, 100 से ज्यादा नृत्य यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग रूढ़िबद्ध धारणा की। अच्छा, रूढ़िबद्ध धारणा होता क्या है, तो एक ऐसी पुरानी सोच है जिसमें हम क्या करते हैं, वर्गों में बंटवारा कर देते हैं। किस प्रकार का वर्ग है, जैसे मान लो कि एक मेल है एक फीमेल है, इसके कार्यों में हम बंटवारा कर देते हैं। इसका काम क्या है, बाहर का काम देखना। इसका काम क्या है, गणित प्लस विज्ञान पढ़ना, ठीक है। और ये हमारे घर के क्या होंगे, हेड होंगे, ठीक है। इधर महिलाओं के बारे में क्या बात करता है कि ये घर का काम देखेंगी, ये आर्ट्स पढ़ेंगी, ठीक है। उसके कहते हैं कि ये जो है एज अ समझो कि टीचर, ठीक है, एज अ मदर, है ना, एंड एज अ हाउस वाइफ के रूप में ही इनको चित्रित किया गया है, ठीक है। इनका जो एक रूप तैयार किया गया है, जो लोगों के नजर में जैसे महिलाओं का नाम लेते हैं, तो कुछ कुल मिला के आपके जहन में यही चित्र बनता है कि जो महिलाएं हैं वह घर का काम देखती हैं, इन्हें आर्ट्स पढ़ना चाहिए, ये एक अच्छी शिक्षिका हो सकती है, एक अच्छी माँ हो सकती है, एक अच्छी हाउसवाइफ हो सकती है, एक अच्छी नर्स हो सकती है ना, केयर टेकर अच्छी हो सकती है, केयर टेकर, ठीक है। तो ये बात अगर आपके जहन में आती, भाई लड़कियां एरोप्लेन चला रही हैं, लड़कियां ट्रेन चला रही हैं, लड़कियां जहाज चला रही हैं, है ना, लड़कियां वो सारे काम कर रही हैं जो आजकल लड़के करते हैं, तो ये जैसे आपको पता चलेगा, इसका मतलब कि यहाँ पर जो पुरानी सोच है ये क्या है, यह पुरानी सोच है, रूढ़िवादी धारणा है, इस पर क्या पड़ेगा, आघात पहुंचेगा। मतलब आपको जैसे पता चलता है कि ये सारी चीजें हो रही हैं, मतलब इसका ठीक विपरीत काम हो रहा है, यानी कि यहाँ पर महिलाएं ऐसे कर रही हैं, महिलाएं गणित विज्ञान पढ़ रही हैं, महिलाएं सारे वो कार्य कर रही हैं जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब यह जो रूढ़िवादी सोच है इस पर चोट हो रहा है, आघात हो रहा है, और उस कंडीशन में ही रूढ़िवादी धारणाएं नहीं होंगी। यहीं से काम करता है जेंडर बायस, ठीक है।
लिंग रूढ़िबद्ध धारणा, लिंग पक्षपात, लिंग लैंगिक भूमिका, है ना, ये सब क्या है, इस तरह का कहानी है जब हम अंतर करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि अब है जाति प्रथा। अच्छा, तो जाति प्रथा की बात अगर हम करते हैं तो जाति पता है कि भारत में बहुत सारी जातियां हैं। जातियों के अंदर क्या है, उपजातियां हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ जातियां होंगे जो खुद को श्रेष्ठ साबित करते हैं और कुछ किसी को निकृष्ट करते हैं। ठीक है, तो निकृष्ट और उत्कृष्ट यानी कि जो काफी ऊंचा मानता है अपने आप को और जिसको एक ऐसा वर्ग है जिसको सबसे नीचे का मानता है। ठीक है, तो ये निकृष्ट हो गया। अब इनको वो अधिकार प्राप्त नहीं थे जो इनको प्राप्त थे, जैसे मंदिर में जाना, है ना, वेदों का अध्ययन करना, है ना, शिक्षा ग्रहण करना, तो ये सभी क्या है, इन सब अधिकारों से इनको वंचित रखा गया था। तो इसके लिए एक आदमी है जिनका नाम है डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। नाम सुना होगा आपने, बहुत ही प्रख्यात विद्वान व्यक्ति थे। ये महार जाति से थे। किस जाति से? महार जाति से, जिसको उस समय क्या बोला जाता था, मेस्तर बोला जाता था। ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, महार जाति में, और इसको मेस्तर कहा जाता था। अच्छा, ये अपने समुदाय के इकलौते व्यक्ति थे जिसने 10th भी पास की। ठीक है, जिन्होंने एडवोकेट की पढ़ाई के लिए क्या किया, इंग्लैंड भी गए। ठीक है, और सबसे मेन काम इन्होंने क्या किया, तो भारतीय संविधान के निर्माण में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही इकलौता व्यक्ति थे जो गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या कहता है, इनका जन्म कब हुआ था? 1891 में जन्म हुआ था, 1956 में मर गए थे, है ना। 1891 में जन्म हुआ था, 1956 में मर गए थे। ठीक है, अच्छा एक और चीज याद देखिएगा, आर्टिकल 32, इसको इन्होंने क्या कहा था, तो संविधान की आत्मा। क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। क्या है संविधान की आत्मा? तो यही कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। ठीक है, अच्छा एक और चीज ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने अपने जीवन में क्या किया कि 2 धर्मों को अपनाया था। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, मुस्लिम धर्म को अपनाया, फिर बाद में इनको लगा भाई यहाँ बहुत कुरीतियां हैं, जस्ट लाइक जो हिंदूज में है, यानी कि हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी वही कुल मिला के मुस्लिम धर्म में भी थी, वही ऊंच नीच का भेदभाव यहाँ भी था। फिर इन्होंने क्या किया, फिर कन्वर्जन किया और इस बार क्या अपना लिया उन्होंने, जीवन के अंतिम समय बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, क्योंकि इनका मानना था कि भाई मुझे ऐसे धर्म की तलाश है जो सभी को समान रूप से देखे, सब में सम्मान, सद्भाव और है ना समानता की दृष्टि देखे, कोई भेदभाव न करे। चलिए अब कहता है क्या, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अनुच्छेद। अच्छा इसमें एक और चीज जोड़ देते हैं, आर्टिकल है ना 17। यह किस चीज का अंत करता है, तो अस्पृश्यता का अंत करता है, अस्पृश्यता का अंत करता है या छुआछूत। ठीक है, इसका अंत करता है, यानी किसी प्रकार का भेदभाव जो है उसको मिटाने के लिए ना, बड़े छोटे में छुआछूत की भेदभाव भावना थी, है ना, उसको मिटाने के लिए कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 17 आता है। चलिए अब हम बात करते हैं सफ्रेज मूवमेंट की। ये टॉपिक हमारा हो गया। अब देखते हैं हम लोग सफ्रेज मूवमेंट क्या है। तो सफ्रेज मूवमेंट इसे ही कहते हैं महिला मताधिकार आंदोलन। तो जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, कौन सा वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस टाइम क्या है, महिला, उस टाइम सारे पुरुष क्या थे, बिजी थे,
और फिर है ना महिलाओं को एक मौका मिला अपने अधिकार को पाने का। और इसी समय प्रथम विश्व युद्ध के समय ही इस आंदोलन ने काफी जोर पकड़ लिया था। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं रंग भेद की नीति। रंग भेद की नीति जो है यह क्या है, यह अफ्रीका में देखने को मिला था ज्यादातर। ठीक है, अफ्रीका में क्या हुआ था, तो श्वेत और अश्वेत ये दो वर्ग थे वहां पे। तो इनको जो अधिकार प्राप्त है, ये गोरे लोग थे, है ना, इनको बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त थी, बहुत सारा अधिकार प्राप्त था, और इनको कुछ प्राप्त नहीं था। जिस समय भारत में ऊंची जाति और नीची जाति की बात होती है, सेम यहाँ पर क्या था, तो सेम यहाँ पर वो क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा है श्वेत और अश्वेत की भावना यहाँ पर थी। ठीक है, अब कहता है कि अफ्रीकन जो थे वहां पे उनको एक ही शहर, किस शहर में, तो सीवेटो में रहने का ही अधिकार था। उन्हें अच्छी जमीन पर अधिकार नहीं था। ठीक है, उनको अस्पताल में जो स्वास्थ्य सुविधाएं इनको मिलती थी वो इनको नहीं मिलती थी, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक भाषा है जिसको बोलते हैं अफ्रीकन्स। तो अफ्रीकन्स ये प्रेशर इनको दिया जाता था कि तुम लोग को यही भाषा बोलनी है, जबकि यहाँ के अश्वेत लोग क्या बोलना चाहते थे, तो जुलू, यानी कि अपनी मातृभाषा को बोलना चाहते थे। ठीक है, उनकी मातृभाषा क्या थी, जुलू थी। तो कुल मिला के ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाता है। और इसमें दो व्यक्ति का और नाम आता है। एक का नाम आता है हेक्टर पीटरसन। ठीक है, जिसका 16 जून 1976 की एक घटना होती है, जिसमें है ना एक क्या बोलते हैं, एक जनमत क्या बोलते हैं उसको, जैसे पुलिस क्या बोलते हैं, विद्रोह आंदोलन चलाया गया था, और उसमें एक क्या होता है, विरोध करने पर पुलिस ने भीड़ पर क्या कर दी, गोलियां चला दी, गोली इसको लगा, हेक्टर पीटरसन मर गया। ठीक है, फिर आगे की जो हमारी घटना है वो नेल्सन मंडेला की है। तो नेल्सन मंडेला इन्हीं के प्रयास से 1994 में क्या होता है, तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो है हमारा, वह क्या होता है, एक लोकतांत्रिक देश बन जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं लोकतंत्र में भाई जनता की भागीदारी क्या है। तो लोकतंत्र में हम अगर जनता है तो हमारी भागीदारी किस रूप में होती है, तो एक होता है समर्थन के रूप में, यानी कि हमने जिसे अपना प्रतिनिधि चुना है उसके द्वारा लिए गए निर्णय में हमने समर्थन किया, या फिर हमने क्या किया, विरोध प्रदर्शन किया, या हम आमरण अनशन करें या प्लेन अनशन करें, है ना, ये सभी क्या है ये सभी इसमें भाग लेने के रास्ते हैं। ठीक है ना, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, लोकतंत्र में भाग लेते हैं। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान रखना है, जैसे हम लोग धरना करते हैं, जैसे हम लोग जुलूस निकालते हैं, या हस्ताक्षर अभियान करते हैं, या तो पक्ष में भी या विपक्ष में भी, है ना, सरकार के निर्णयों के पक्ष में भी और विपक्ष दोनों करते हैं। इस कारण हम हस्ताक्षर अभियान भी करते हैं, इस कारण हम जुलूस भी निकालते हैं, है ना। ठीक है, चलिए, लेकिन विरोध में धरना प्रदर्शन करते हैं, याद रखिएगा। जबकि जुलूस हम लोग दोनों कंडीशन में लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, और धरना प्रदर्शन हम लोग क्या करते हैं, विरोध में करते हैं। अनशन जो है हम लोग विरोध में करते हैं, आमरण अनशन भी विरोध में करते हैं। विरोध तो है ही हमारे पास, और समर्थन तो जान ही रहे हैं कि सरकार के निर्णयों के साथ हम हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका समर्थन करेंगे। अच्छा, एक चीज और बताइए, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने का एक माध्यम क्या है, मीडिया भी है। याद रखिएगा, यह मीडिया आजकल बहुत व्यापक हो चुका है ना। पहले हम लोग बोलते थे टीवी मीडिया, है ना, फिर बोलते थे प्रिंट मीडिया, अब आ गया है क्या, तो सोशल मीडिया। ये याद रखिएगा, हिला देता है सरकार को, इनका भी बाप निकल के आ गया भाई, सेकेंडों में वायरल हो जाओ, है ना, सरकार की नीतियों के खिलाफ या पक्ष में। ये जो है बाकी का जब सही में वाकई बाप हो गया है। अब सोशल मीडिया में हमारे पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है ना, बहुत सारे ऐसे हैंडल होते जा रहे हैं जो कि हम इसके माध्यम से सरकार के नीतियों के खिलाफ या नीतियों के समर्थन में, है ना, बेबाक तरीके से बढ़े जाते हैं। ठीक है, चलिए
अब हम लोग बात करते हैं कि एक विवाद का कुछ कारण और भी है जिसमें हम लोग क्या मानते हैं, तो नदी जल, ठीक है, ये एक मुख्य कारण है विवाद का। अच्छा, विवाद किससे किसके बीच हो सकता है, तो जनता के साथ, ये याद रखिएगा, जनता का सरकार के साथ, या फिर सरकार के साथ। ये बड़ा अजीब सवाल है भाई, सरकार का सरकार के साथ कैसा विरोध होगा। तो यहां हम देखते हैं दो राज्यों के बीच विरोध होता है। जैसे एक नदी हमारे पास है कावेरी नदी, ठीक है, इस पर दो पुल बने हैं, एक बना है कृष्ण राजा सागर बांध और दूसरा बांध बना है मेटूर बांध। कृष्णराज सागर बांध और दूसरा क्या बना है, मेटूर बांध। अब देखो ये जो बना है, तो ये याद रखना, के से कर्नाटक, के से कृष्णराज सागर बांध और के से नदी कौन है, कावेरी नदी, ठीक है। ये जो होगा ये कर्नाटक में होगा। और थोड़ा सा इसका भौगोलिक स्थिति हमें समझना होगा। तो यहाँ पर कर्नाटक है और यहाँ पर तमिलनाडु है, तो नदी इधर से होकर बहती है, तो यहाँ पर एक पुल बना के पानी को रोक देता है, ये भी पानी को रोकता है मेटूर बांध बना के। तो यहाँ बांध बना है उसका नाम है कृष्णराज सागर बांध, ठीक है। अब ये पानी की मात्रा को रोक देता है आवश्यकता से अधिक, जिसकी वजह से तमिलनाडु को जितना पानी मिलना होता है वो नहीं मिल पाता है। इस वजह से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच क्या होता है, हमेशा विवाद होता है, जो सुप्रीम कोर्ट में भी केस क्या है, लंबित है। और हाल फिलहाल ही बेंगलुरु शहर में तमिलनाडु से लोग आके क्या किए थे, मारकाट किए थे। बहुत हाल फिलहाल की घटना, 5-6 साल पहले की घटना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं लोकतंत्र में समानता की। लोकतंत्र में समानता कैसे मिलती है, तो लोकतंत्र में समानता कहने का बात है कि अगर राष्ट्रपति है भारत के, ठीक है, और कोई मान लो कि घरेलू काम करने वाली महिला है या काम करने वाली बाई है, ठीक है, कोई महिला है, दोनों के वोट का जो वैल्यू है, वोट वैल्यू क्या है, तो सेम है, ये याद रखना है। और ये बहुत बड़ा चीज है कि भाई लोकतंत्र में हम समानता भारत में कैसे स्थापित करते हैं। तो इसका जीता जागता उदाहरण क्या हो गया, राष्ट्रपति और किसी घरेलू काम करने वाली महिला के वोट का वैल्यू सेम होना, ठीक है, बहुत बड़ी बात हो गई। चलिए अब क्या कहता है कि यहां तो ऐसे भी सबको समान अधिकार प्राप्त है। चलिए अब आगे का टॉपिक हमारा क्या है, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार। ध्यान से देखिएगा, सार्वभौमिक, ठीक है, वयस्क मताधिकार। अच्छा, वयस्क कौन होते हैं, तो वयस्क वो होते हैं जिनका 18+ एज हो जाता है। एज कितना, 18+, यानी कि 18+ एज होते ही सभी को क्या है, वोट देने का अधिकार मिल गया। और जिनको वोट देने का अधिकार मिल गया, तो यही अधिकार क्या कहलाता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अनुच्छेद 15, ठीक है। आर्टिकल 15 में दो चीज याद रखना है, आर्टिकल 15, ठीक है, और आर्टिकल 15 एक तो कहता है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है, न तो लिंग के आधार पर, न जाति के आधार पर, न वंश के आधार पर, न नस्ल के आधार पर, है ना। पहला चीज हमारा ये कहता है, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है कि किसी भी स्थान पर जाने की क्या है, किसी भी स्थान पर जाने की क्या हो गई, स्वतंत्रता हो गई। हो गया, ये दो चीज हमारा आर्टिकल 15 में है, जबकि आर्टिकल 17 तक को खुद ब खुद पता है। चलिए अब एक और चीज ध्यान रखना है कि समानता लागू करने के दो तरीके हैं। पहला कहता है कि नियम बनाकर, ठीक है, या नियम बनाकर करे या लागू करके करे, ठीक है। चलिए और दूसरा क्या कहता है, योजना बनाकर। हो गया,
पहला नियम बनाकर या लागू करके या योजना बना के। अब ध्यान दीजिएगा, ये कहता है कि नियम बनाकर लागू करके समानता कैसे स्थापित की जा सकती है। तो मान लेते हैं कि सरकार ने एक नियम बनाया कि भाई हेलमेट पहनना सभी के लिए अनिवार्य है, जो नहीं पहनेंगे उनको फाइन किया जाएगा, या सभी के पास डीएल अनिवार्य है, जो भी वाहन चालक है उनके पास डीएल अनिवार्य है, और अगर बिना डीएल के पकड़े जाने पर उन्हें फाइन या फिर जेल वगैरह जो भी सजा का एक प्रोविजन डालेंगे। एक तो नियम बना दिए, उसको लागू करके सब में क्या कर रहे हैं, समानता स्थापित कर रहे हैं। दूसरा, कोई योजना बनता है तो उस योजना में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। जैसे अब एमडीएम, इसका नाम क्या बदल के हो गया, तो प्रधान मंत्री, क्या नाम हो गया, प्रधानमंत्री पोषण योजना। अब प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत क्या हो रहा है, तो भाई विद्यालयों में जो था क्या 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा था, उसमें एक चीज घुसा दिया भाई, क्या तो उनको भोजन भी एक टाइम का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा भेदभाव खत्म होता है। कैसे खत्म होता है, तो यहाँ पर अलग अलग जाति के बच्चे हैं, अलग अलग धर्म के बच्चे हैं, है ना, अलग अलग समुदाय के हैं, अलग अलग रंग रूप के बच्चे हैं, फिर भी सभी एक बार बैठ के खाते हैं, एक साथ खाते हैं, और थालियां भी बदलती रहती हैं। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि एक समय में क्या था कि अलग व्यवस्था की जाती थी, उन्हें नीचे बैठाया जाता था, उनके लिए बर्तन नहीं होते थे, है ना, तो अगर किसी बर्तन को उन्होंने हाथ लगा दिया, खा लिया, तो उस बर्तन को फेंक दिया जाता था। जबकि आज क्या स्थिति है कि भाई उनके बच्चे, है ना, जिन्होंने विरोध किया था, अब उनके बच्चे उस थाली में खाते हैं जिसमें कभी किसी अछूतों ने खाया। ठीक है, अब यहाँ पर अछूत शब्द बोलना नहीं है, क्योंकि ये सब ये भावनाएं अब आप करती हैं, तो ये सब चीजें अभी हम लोग बोल नहीं सकते हैं, लेकिन क्योंकि समझना है, पुराने वाले और आज की तुलना करना है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग मजबूरी में करना पड़ सकता है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं क्या कि सिविल राइट मूवमेंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सिविल राइट मूवमेंट यानी कि नागरिक अधिकार आंदोलन। नागरिक अधिकार आंदोलन, ये याद रखिएगा, ध्यान से देखिए क्या है। तो इसमें महिला का नाम आता है रोजा पार्क्स। रोजा पार्क्स ये अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, और एक बस में जब बैठने जाती है, बस में बैठी हुई थी, एक गोरा व्यक्ति आता है और उसके लिए इन्होंने सीट को नहीं छोड़ा था, जिसकी वजह से खूब हंगामा हुआ, और यह धीरे धीरे एक विशाल रूप ले लिया, और अमेरिका की सरकार को 1964 के दशक में यह कानून पास करना पड़ गया। ठीक है, कि अब यहाँ पर नस्लगत भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, चूंकि यह घटना 1 दिसंबर 1955 को घटी थी, और 1964 में, है ना, वहां की सरकार ने यह कानून लागू कर दिया था। ठीक है, अब कहता है कि लड़का लड़की में क्या समानता है, सब आपको पता है। कैसे झारखंड की एक महिला थी जिसका नाम था लक्ष्मी लाकड़ा, और ये डीजल ट्रेन की पहली चालक बनी थी। ठीक है, अच्छा एक शब्द होता है दोहरा बोझ। दोहरा बोझ समझते हैं किसके ऊपर दोबारा दोहरा बोझ डाल देना, घर का भी काम देखना है, बाहर का भी काम देखना है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, एक द्वीप है सामोआ द्वीप, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि प्रशांत महासागर में यह द्वीप है, और एक रिपोर्ट आई थी 1920 के आसपास, उसमें ऐसा देखा गया था कि वहां पर जो बच्चे हैं कभी स्कूल गए ही नहीं थे। अच्छा वो तो होगी प्रशांत महासागर की बात। अब अपने भारत में मध्य प्रदेश की बात हम करते हैं। 1960 का एक रिपोर्ट आता है जिसमें यह पता चलता है कि लड़के और लड़कियों के विद्यालय में जो सुविधाएं हैं उसमें काफी अंतर है। मतलब कि लड़कों के विद्यालय में हर तरह की सुविधाएं मौजूद थी, बेंच व्यवस्था, है ना, बाथरूम की व्यवस्था, जबकि लड़कियों के विद्यालय में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ठीक है ना, चलिए। अच्छा एक शब्द आता है अवमूल्यित होना। अवमूल्यित मतलब क्या होता है, तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करना। मीन्स कि जितनी आपने अपनी कार्य क्षमता को प्रस्तुत किया उसके एवज में आपको मेहनताना नहीं मिलता है, तो यह क्या कहलाता है, अवमूल्यन कहलाता है। ठीक है, अब कहता है शिक्षा में परिवर्तन। अब शिक्षा में परिवर्तन की हम लोग बात करते हैं, तो शिक्षा में परिवर्तन क्या कहता है कि
19वीं शताब्दी के बाद नए शिक्षा में नए नए विचारों ने जन्म लिया, है ना। विद्यालय अधिक प्रचलन में आए और वे समाज जिन्होंने कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अब वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजने लगते। बहुत बड़ी बात हो गई। क्या हुआ कि जिन्होंने पढ़ना लिखना खुद नहीं सीखा, वो अपने बच्चों को विद्यालय भेज रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। अब इसी समय में कुछ ऐसा परिवर्तन भी हुआ पुराने समय में, जिसमें एक महिला का नाम आता है, जिसका नाम है रास सुंदरी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, रास सुंदरी, सुंदर नाम लगा हुआ है। कहाँ की महिला सुंदर होती है? तो बंगाल की होती है। वैसे तो पूरे भारतवर्ष की महिला सुंदर है, फिर भी याद करने के लिए बता रहा हूँ कि रास सुंदरी है, सुंदर है, बंगाल की महिला होगी। किस भाषा को जानती होगी? तो बांग्ला को जानती होंगी। इसमें एक पुस्तक लिखती है जिसका नाम है आमार जीवन। क्या लिखती है? आमार जीवन, जिसका हिंदी अर्थ होता है मेरा जीवन। ठीक है, या इंग्लिश में इसे कह सकते हैं माई लाइफ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब है यह क्या है? तो ऑटो बायोग्राफी है। क्या है? ऑटोबायोग्राफी है ना। तो यह एक आत्मकथा है। तो एशियाई महिला प्रथम ऐसी महिला है जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। दूसरा नाम आता है रमाबाई का। ठीक है, रमाबाई, लक्ष्मीबाई, है ना। तो जितनी बाई लगी होंगी ये महाराष्ट्र से जुड़ी होंगी। पुणे की महिला थी, है ना। जाति से क्या थी? तो ब्राह्मण थी। तो इसमें संस्कृत यह जानती थी, इसलिए इनको एक उपाधि दी गई जिसका नाम क्या था? पंडिता की उपाधि दी गई। अब ध्यान दीजिएगा, अब इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने क्या किया था? तो पुणे के खेर गांव के पास विधवा महिलाओं के लिए एक, है ना, विद्यालय, क्या बोलते हैं, मिशन स्थापित किया था 1898 में। ठीक है, जिसमें जो विधवा महिला थी या लाचार महिला थी, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, है ना, एक मिशन स्थापित की थी, जिसमें उनको क्या सिखाया जाता था? तो कुटीर उद्योग से रिलेटेड और छापा उपा का जो होता है ना, प्रिंटिंग वगैरह, ये सब चीज सिखाया जाता था। ठीक है, चलिए। अब है रुकैया सखावत हुसैन। एक महिला और है जिनका नाम है रुकैया सखावत हुसैन। ये याद रखिएगा, रुकैया सखावत हुसैन का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि एक तो यह मुस्लिम महिला थी, कलकत्ता में इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की थी। क्या हुआ कि इनको अंग्रेजी पसंद था पढ़ना, ठीक है, लेकिन इनको रोका जाता था, है ना। तो ये अपने भाई बहन की मदद से अंग्रेजी सीखती है और एक पुस्तक लिखती है जिसका नाम था, क्या है? द ड्रीम्स ऑफ सुल्ताना, यानी कि सुल्ताना का स्वप्न। इसमें इन्होंने एक ऐसी लेडी लैंड की कल्पना की है जिसमें महिलाएं जो सारे कार्य करती हैं जो पुरुष यहाँ करते थे, जैसे वाहन चलाना, बंदूक चलाना, है ना, सारा चीज, एवरीथिंग। चलिए, अब क्या कहता है कि वर्तमान में जो शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको हम लोग चर्चा करें तो प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है ना। और इसमें भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारियां एकत्रित की जाती हैं, जैसे उनकी आयु, शिक्षा, है ना, प्रति व्यक्ति आय, लिंगानुपात, है ना, जन्म दर, मृत्यु दर, हर एक चीज का यहाँ पे मेंशन किया जाता है। 1961 में पुरुष साक्षरता दर 40%, महिला 15%, है ना। इस तरह से हम लोग 2011 तक आते हैं। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी इसमें 82-14 पुरुष और 65-14 महिला। ठीक है, 2011 की जो जनगणना है उसमें 82.14% क्या थे? मेल है, जबकि फीमेल का परसेंटेज क्या था? तो 65.14 फीमेल है, 65.14। ठीक है, ये परसेंटेज है, क्योंकि अभी हर 10 साल पर होना था, अभी कोविड की वजह से जनगणना हो नहीं पाया। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम 2006। घरेलू हिंसा अधिनियम, अभी घरेलू हिंसा अधिनियम मतलब क्या? तो घरों में महिलाओं के साथ जो मारपीट होता है, अत्याचार होता है, इसको रोकने के लिए 2006 में सरकार ने एक नियम बनाया है ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो सके। ठीक है, अब घरेलू में हिंसा में उनके साथ मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना होती थी, मारपीट करना, गाली गलौज करना, है ना, ये सबसे बचाओ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है?
कि अच्छा एक और चीज ध्यान रखना है। तो ये तो हमारा 2007 2006 का अधिनियम हो गया। अब ध्यान रखना है क्या कि 1997 में जो कार्यकारी महिलाएं होती थी, जो कार्य करने वाली महिला होती हैं, है ना, उनको जैसे अब बाहर में महिलाएं हैं, सरकार ने महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न या यौन प्रताड़ना से सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। फिर आता है एक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 क्या कहता है कि एक व्यक्ति की संपत्ति में, है ना, पिता की संपत्ति में किसका किसका अधिकार होगा? पत्नी का, पुत्र का और पुत्री का, है ना, ये याद रखिएगा। तीनों का क्या का समान अधिकार प्राप्त हो चुका है। ठीक है, हो गया। चलिए, झारखंड वन अधिनियम 2006 है। ठीक है, जंगल में रहने वाले आदिवासियों का जंगल की संपत्ति पर अधिकार होगा। नियम क्या है? तो 25 वर्षों तक उनको वहां पर रहना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अच्छा एक और चीज ध्यान रखिएगा। तो स्वास्थ्य के मामले में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चिकित्सा जो है मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? तो भारत में है। ठीक है, अब क्या कहता है कि यहाँ पर हर साल 15,000 नए डॉक्टर बनते हैं। ठीक है, अब है प्रत्येक वर्ष करीब 5 लाख लोग टीबी से मर जाते थे, लेकिन अब इसकी स्थिति में सुधार हुआ है। 1950 में 2717 अस्पताल थे, 2717 अस्पताल थे, है ना। 1991 से बढ़कर ये कितना हो गया? 11,174। 2000 में इसकी संख्या क्या हो गई? 18,218 हो गई। अच्छा, एक शब्द आता है कि चिकित्सा पर्यटक। यह क्या होता है? तो चिकित्सा पर्यटक, पर्यटक तो घूमने आते हैं और ये क्या करने आते हैं? तो सस्ता इलाज कराने भारत में आते हैं। जो भी विदेशी भारत में सस्ता इलाज के लिए आते हैं उसको क्या बोला जाता है ना? तो चिकित्सा पर्यटक बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि भारत दवा निर्मित करने वाला, क्या करने वाला? तो दवा बनाने वाला क्या देश है? तो चौथा देश है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोग को। चौथा सबसे बड़ा देश है मैन्युफैक्चरिंग में, मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग में भारत है। ठीक है, चलिए अब जो टॉपिक है संविधान का है, तो संविधान के लिए मैं कल वीडियो बना दूंगा। संविधान से आगे कल एक वीडियो और बनेगा, उसके पूरा का पूरा सिविक्स आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, और ज्यादा लंबा वीडियो होगा तो फिर आप भी बोर फील करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, ओके। सबसे बड़ी बात है कि मैं एक चीज और आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अभी जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन का पैटर्न जस्ट लाइक एज इट इज पिछले साल की तरह था, लेकिन क्वेश्चन कभी सिंपल आ जा रहा है, कभी घुमा के आ रहा है, कभी कथन कारण आएगा। तो घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन जिस तरह का भी है सबके साथ वही समस्या होगी। आप ये नहीं सोचेंगे मेरा अच्छा नहीं जा रहा है, मेरा पेपर खराब जा रहा है। तो जब आपके अंदर घबराहट की भावना पैदा होगी तो आपका ऑब्वियसली आंसर गलत ही जाएगा। एकदम काम रहना है, रिलैक्स रहना है ना, रिलैक्स होकर एग्जाम देना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। घबराए तो आपका नंबर जाएगा, है ना। नया क्वेश्चन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए नया है, आपके लिए नया है, बाकी जो आपके साथ पढ़े हैं जो नहीं पढ़े हैं सबके लिए बिल्कुल नया होगा। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेके एग्जाम नहीं दिया जाता है। सीटेट का एग्जाम जो होता है वो आपके आईक्यू पे डिपेंड करता है। नॉलेज सबके पास है, बस आईक्यू, प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना, आप कितना पेशेंस आपके अंदर है, यही चेक किया जाता है सीटेट एग्जाम में। तो आपने पेडागोजी में पढ़ा होगा, शिक्षक के पास धैर्य होना आवश्यक है, तो उसी धैर्य का आपको परिचय देना है एग्जामिनेशन हॉल में, घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना काफी है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, हैव अ नाइस डे।